Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me, Samar Salim, course instructor for the subject of Economics. Economics के अंदर हम मार्केट फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं. कल हम डिस्कस कर रहे थे डिमांड को, जिसको हमने वाइंड अप किया है. आज हम दूसरी फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सप्लाई. मार्केट में हम दो ही फोर्सेस का जिक्र करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई. तो जहाँ पर मार्केट में डिमांड होती है, डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई देनी होती है मार्केट में. तो आपकी जो डिमांड है उसका ताल्लुक कस्टमर्स के साथ है, सप्लाई का ताल्लुक आपके सेलर्स के साथ है. तो यहाँ पर मैं सप्लाई की डेफिनेशन लिखने लगा हूँ. सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक which is available in the market for sale. सप्लाई स्टॉक का वो पार्ट है जो मार्केट में हम सेल के लिए प्रेजेंट करते हैं या मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल होता है. ठीक है, ये इसकी पहली डेफिनेशन है. दूसरी डेफिनेशन भी मैं इसकी यहीं पर लिख देता हूँ आपकी. Supply is something which seller is willing to sell and able to sell. सप्लाई क्या है जी? एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसको सेलर क्या करता है, बेचने के लिए तैयार होता है, उसको भी हम सप्लाई देते हैं. अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ स्टॉक. स्टॉक क्या होता है? आप अक्सर सुनते हैं कि जी स्टॉक हमारे पास मौजूद नहीं है, स्टॉक हमारे पास मौजूद है, स्टॉक ज़्यादा है, स्टॉक कम है. तो प्रोडक्शन जो आप करते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, वो जो बल्क क्वांटिटी में आप चीज़ प्रोड्यूस करके स्टॉक कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? ज़ख़ीरा कहलाता है, स्टॉक कहलाता है. आपकी सप्लाई बेसिकली आपके स्टॉक का पार्ट कहलाती है. आपका स्टॉक ही बेसिकली आपकी सप्लाई होती है. अब ज़रूरी नहीं है कि जितना आपके पास स्टॉक मौजूद है वो सारा का सारा आप मार्केट में सेल भी करें, क्योंकि आप मार्केट में वही पार्ट्स सेल करते हैं जिसकी आपको प्राइस अच्छी मिल रही होती है. तो स्टॉक क्या करते हैं, आप बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके रख लेते हैं और उस स्टॉक में से आप थोड़ा थोड़ा पार्ट मार्केट में सप्लाई की सूरत में क्या करते रहते हैं, देते रहते हैं उसको बेचने के लिए. ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक. All your stock is not your supply, but supply is a part of your stock. यहाँ पर supply की definition I hope कि आपको क्लियर हो गई होगी. अब मैं इसके साथ ही यहाँ पर आपको लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बताऊँगा. लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है? सप्लाई की डेफिनेशन क्लियर हो गई है. यहाँ पर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आप क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आप कपड़े के थान बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, उन थानों को क्या करते हैं, आप अपने स्टोर्स के अंदर, अपने गोदामों के अंदर क्या कर लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टॉक. अब तमाम का तमाम स्टॉक आप इकट्ठा मार्केट में नहीं भेज देते. मार्केट में स्टॉक कैसे भेजते हैं आप मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग भेजते हैं. यानी मार्केट में उस चीज़ की, उस स्टॉक की, उस कपड़े के थान की जितनी डिमांड होगी उतना ही पार्ट आप अपने स्टॉक में से सप्लाई की सूरत में मार्केट में भिजवाते रहेंगे. तो ये थी जो एग्जांपल आपके सप्लाई की. अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की. देखते हैं कि जी लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है. जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसके जैसा ही है आपका लॉ ऑफ सप्लाई. इसके अंदर भी तकरीबन वही बात होगी जो हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बात करते थे. कहते हैं जी, इफ़ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, rise in price will increase
supply, fall in price will decrease supply। सिंपल सी बात है, ये लॉ हमें ये कहता है कि अगर बाकी फैक्टर्स आपके कांस्टेंट हों, चेंज ना हों, जैसे कि तैसे रहें, अगर किसी भी चीज़ की प्राइस में इजाफा हो जाता है, यानी राइज इन प्राइस, यानी आप किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस में इजाफा करते हैं तो उसके साथ ही उसकी सप्लाई में भी क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में कमी वाक़ई होती है तो आप क्या करते हैं, उसकी सप्लाई को भी डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ। बीइंग अ सेलर, आपकी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपकी प्रोडक्ट महंगी प्राइस पर बिकनी चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए आपका ये लॉ आपको इसी तरह से फैसिलिटेट करता है, लॉ ऑफ सप्लाई, कि बीइंग अ सेलर आप उस प्राइस के ऊपर अपनी चीज़ को बेचें जिसके प्राइस के ऊपर आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यानी आपकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसकी सप्लाई को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। इसी तरह से आपके सेलर जब ये देखते हैं मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो वो उसकी सप्लाई को भी कम कर देते हैं, यानी उसकी सप्लाई को रोक देते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम पेट्रोल की। आप लोग देखते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जब कमी वाक़ई होती है तो आपके पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल को शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये या 3 रुपये कमी कर दी है तो आपके पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं जी, शॉर्ट कर देते हैं पेट्रोल। वो यही रीज़न है, वो उन्होंने पेट्रोल को महंगे दामों ख़रीदा हुआ होता है, अब पेट्रोल सस्ता हो गया होता है, उनके पास स्टॉक तो मौजूद होता है लेकिन वो उन्होंने महंगा ख़रीदा हुआ होता है, तो वो उसको सस्ता कैसे बेचें। इसलिए क्या करते हैं वो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, पेट्रोल की शॉर्टेज कर देते हैं, यानी उसकी सप्लाई को कम कर देते हैं या बिल्कुल रोक देते हैं। इसी तरह से जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है 1 रुपये या 2 रुपये, तो आप लोग देखते हैं कि वही पेट्रोल पंप जिस पे आप दिन में गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए, वहाँ पर पेट्रोल मौजूद नहीं था, लेकिन आप रात में जब जाते हैं या रात को अनाउंस हो जाती है पेट्रोल की कीमत में इजाफा, तो आप अगले ही दिन जाएँ तो उस पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल की सप्लाई को खोल दिया जाता है, ये सप्लाई को जारी कर दिया जाता है, ये सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। तो ये है जी एग्जांपल आपकी लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए इसका टेबल और डायग्राम ड्रा करेंगे और टेबल और डायग्राम से ही हमें मज़ीद इसकी समझ आएगी। प्राइस ले लेते हैं हम लोग, उसके साथ ही हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई। कोई भी हम प्रोडक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, सिर्फ हम लोगों ने अंडरस्टैंड ये करना है कि क्या इसका पैटर्न रहता है, आपकी प्राइस को ये चेंज होने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई किस तरह से चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केट में प्राइस है जी 20 रुपीज़, किसी भी प्रोडक्ट की 20 रुपीज़ सप्लाई है, उसके ऊपर जो सेलर है कितनी चीज़ें बेचता है, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि वो 30 यूनिट्स उसके सेल करता है। 30 यूनिट्स 20 रुपये के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट के 30 यूनिट्स सेल करता है। प्राइस में क्या हो जाती है जी, कमी वाक़ई हो जाती है, प्राइस हो जाती है 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ प्राइस हुई तो अभी हमने जो लॉ पढ़ा है वो हमें ये कहता है कि फॉल इन प्राइसेस विल डिक्रीज़ द क्वांटिटी सप्लाई, यानी प्राइस में क्या हुआ, कमी वाक़ई हुई तो आपकी यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई 25 यूनिट्स हो गई, यानी आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई। हम मज़ीद देखते हैं कि प्राइस मज़ीद कम हो जाती है, 10 रुपीज़ पे चली जाती है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई 20 यूनिट्स हो जाती है, यानी मज़ीद कम हो जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं जी प्राइस आपकी 5 रुपीज़ पे चली गई है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी मज़ीद क्या हो जाती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 15 यूनिट्स हो गई है आपकी क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ये पैटर्न देख रहे हैं इसमें आप लोग देखें कि जैसे जैसे आपकी प्राइस कम होती चली जा रही है आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती चली जा रही है। इसी तरह से हम सो ऑन देखते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे प्राइस में
डिक्रीज़ होती चली जा रही है आपकी प्राइसेस, आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज़ होती चली जा रही हैं। अब इसको हम लोग रिवर्स देखते हैं, रिवर्स क्या पैटर्न रहता है इसका। फॉर एग्जांपल कि हमारी प्राइस यहाँ पर 5 रुपये से स्टार्ट होती है, 5 रुपये से बढ़कर वो चली जाती है 10 रुपये के ऊपर। तो आपके जो सेलर हैं वो मार्केट में जहाँ पर 5 रुपये के ऊपर 15 चीज़ें बेच रहे थे, अब उन्होंने क्या किया, उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी 20 कर दी, यानी कि अब चीज़ों को ज़्यादा सप्लाई देना शुरू कर दी, ज़्यादा मिकदार में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको क्या मिल रही है, प्राइस ज़्यादा मिल रही है। इसी तरह से आप देखते हैं 10 से 15 रुपये के ऊपर चली जाती है कीमत किसी भी चीज़ की, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी 20 से 25 यूनिट्स हो जाती है, और सो ऑन। इसी तरह से जैसे जैसे प्राइस में मज़ीद इजाफा होता चला जाता है, आपके सेलर क्वांटिटी सप्लाई को भी बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये है जी आपकी लॉ ऑफ सप्लाई का एक तरह से कहने प्रैक्टिस पैटर्न। मार्केट के अंदर आपके सेलर्स इसी पैटर्न को ही नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। अब इसी टेबल से हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम जैसे हम अपने पिछले लेक्चर्स में भी बनाते आए हैं अब तक, किस तरह से बनाते हैं हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। इस साइड पे हम लेंगे प्राइस, और यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी सप्लाई। अब जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे डॉट्स के साथ। प्राइस में सबसे कम जो हमारे पास वैल्यू है वो 5 से स्टार्ट हो रही है, 5, देन 10, 15 एंड देन 20। और इसके साथ ही हम लोग देखते हैं क्वांटिटी सप्लाई में हमारे पास जो वैल्यू है, कम से कम हम यहाँ से 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, देन 15, 20, 25 एंड देन 30। अब हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर देखते हुए इन डॉट्स को मिलाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब प्राइस है 20 रुपीज़, उसके ऊपर क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 30 यूनिट्स। यहाँ पर 20 प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई आपकी कितनी है, 30 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर कहीं डॉट लगाएंगे यहाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आपकी प्राइस हुई 15 रुपये, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो गई, 25 यूनिट हो गई। तो यहाँ पर हम 15 और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 25 के बराबर यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कीमत हुई 10 रुपये, तो 10 रुपये के ऊपर आपकी क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में कितनी रही, 20 यूनिट। तो यहाँ पे हम 10 लेंगे और यहाँ पर हम 20 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। उसके साथ ही हम देखते हैं हमारे पास जो लास्ट एक फिगर है यहाँ पर, वो 5 रुपीज़ के ऊपर 15 यूनिट्स हम लोगों ने देखे मार्केट में, तो ये यहाँ पर कहीं डॉट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इन डॉट्स को मिला देंगे। तो ये जो हमारे पास कर्व है, ये है हमारे पास सप्लाई कर्व, एस कर्व भी बोलते हैं इसको। और इसके साथ हम एक और चीज़ करेंगे जो हमने डिमांड कर्व को बनाते टाइम की थी, यानी इन डॉट्स को भी हम लोग इस तरह से मिला सकते हैं। हमारे पास सप्लाई कर्व का ये पैटर्न रहता है इस तरह से। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर समझने के लिए इसको आप बना दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट की होगी, जो हमने डिमांड कर्व ड्रॉ किया था उसकी जो डायरेक्शन थी वो इस शेप में थी, जबकि आपकी सप्लाई कर्व की डायरेक्शन ये वाली है। इससे हमें ये पता चलता है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो जब दो वेरिएबल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कर्व की ये डायरेक्शन हो, तो उन दो वेरिएबल्स के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। पॉजिटिव रिलेशन की मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत में इजाफा होता चला जाता है, आपकी क्वांटिटी सप्लाई में भी
इजाफा होता चला जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे प्राइस में कमी वाक़ होती चली जाती है, क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती चली जाती है। यानी जिस डायरेक्शन में आपकी प्राइस मूव करती है, आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यानी हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि हम यहाँ पर टेबल में भी देख रहे हैं, डायग्राम में भी देख रहे हैं कि उन दोनों की जो मूवमेंट है, इन दोनों की प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, तो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इन दोनों की मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है। यानी वो चेंज हो रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। अगर इजाफा हो रहा है तो दोनों में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है तो दोनों में कमी हो रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इनमें क्या है, मुस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है। और आपके सप्लाई कर्व की जो डायरेक्शन है, जो उसकी एक तरह से यहाँ पर प्लेसमेंट है, वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो जाता है। और लॉ ऑफ सप्लाई के कंप्लीशन के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखे हैं इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई। जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को डिस्कस किया था, अब हम इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई की बात करेंगे। वैसे ही हम लोग यहाँ पर दो सेलर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास प्राइस है, यहाँ पर सेलर ए है और ये सेलर बी है, और ये है हमारे पास मार्केट सप्लाई। हम देखते हैं कि इनकी क्या प्रैक्टिस है कि डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर आपके ये दोनों सप्लायर कितनी सप्लाई देते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ ये हमारे पास प्राइस है। सेलर ए जो है 30 रुपीज़ के ऊपर 20 यूनिट सप्लाई करता है मार्केट में, और सेलर बी इसके ऊपर 15 यूनिट सप्लाई करता है। इसी तरह से जब प्राइस में कमी वाक़ होती है, यानी 25 रुपीज़ हो जाती है प्राइस, तो जो सेलर ए है वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई अपनी सप्लाई को कम कर देगा, वो 15 यूनिट्स पे ले आएगा। ठीक है, और आपका सेलर बी भी ऑफ कोर्स अपनी सप्लाई को कम कर देगा, तो वो 10 यूनिट्स के ऊपर आ जाएगा अपनी सप्लाई को लेकर। इसी तरह से मार्केट में प्राइस मज़ीद कम हो जाती है, 20 रुपीज़ हो जाती है, तो सेलर ए अगेन लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करते हुए अपनी सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा, 10 यूनिट्स को सेल करेगा। इसी तरह जो सेलर बी है वो क्या करेगा, 5 यूनिट्स पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर फर्दर क्या होती है, सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है, 10 रुपये पे चली जाती है आपकी कीमत, तो जो सेलर ए है वो 5 चीज़ें फ़रोख्त करेगा, 5 चीज़ों की सप्लाई मार्केट में देगा। और जो सेलर बी है अब क्या है, वो उसने सप्लाई देने से इनकार कर दिया, यानी उसके लिए ये प्राइस अफोर्डेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अपनी सप्लाई को ज़ीरो कर देगा। हमने डेफिनेशन में भी ये पढ़ा था कि सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल एंड द सेलर इज़ विलिंग टू सेल दैट सप्लाई। अब जब बात आती है सेलर के विलिंगनेस की, तो समटाइम ऐसी प्राइस भी होती है जो उसके लिए सूटेबल नहीं होती, उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होती, तो वो सप्लाई देने से इनकार भी कर सकता है। तो हमारे यहाँ इस केस में देखें आप, जो सेलर बी है उसने 10 रुपये के ऊपर अपनी चीज़ को बेचने से इनकार कर दिया, यानी उसने अपनी सप्लाई को शॉर्ट कर दिया है या रोक दिया है। उसने मार्केट में ज़ीरो का फिगर दी दी है कि मेरे पास इस कीमत के ऊपर बेचने के लिए ये चीज़ मौजूद नहीं है, जबकि जो आपका सेलर ए है वो फिर भी 5 चीज़ें दे रहा है। तो यहाँ पर बात आ जाती है दोनों की विलिंगनेस की कि वो कितना उसके ऊपर बेचना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि जी इनकी क्या प्रैक्टिस रहती है मार्केट जो क्वांटिटी सप्लाई है उसको लेकर। अब यहाँ पर इनको हम सम अप कर देते हैं, 20 + 15 इज़ इक्वल टू 35। तो ये क्या है जी, आपकी मार्केट क्वांटिटी सप्लाई है कितनी कीमत के ऊपर, 30 रुपये के ऊपर। यानी मार्केट में जब किसी भी चीज़ की कीमत 30 रुपये है, तो दोनों सेलर्स की जो कलेक्टिव सप्लाई है मार्केट में वो 35 यूनिट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हम फर्दर देखते हैं कि जब मार्केट में कीमत क्या है जी, 25 रुपये है, तो आपकी मार्केट सप्लाई कितनी है कलेक्टिवली, 15 + 10 इज़ इक्वल टू 25 यूनिट्स। यानी आपने देखा कि कैसे मार्केट में प्राइस के कम होने के साथ साथ आपकी मार्केट डिमांड भी कम होती चली जा रही है।
इसी तरह से हम फर्दर देखते हैं कि जब कीमत हुई 20 रुपये, तब आपकी मार्केट सप्लाई कितनी है, 10 + 5 = 15 यूनिट्स। यानी जब मार्केट में कीमत 20 रुपये है तो वहाँ पर मार्केट की जो सप्लाई है वो 15 यूनिट्स है। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितनी हो जाती है, 5 यूनिट्स हो जाती है। कितनी प्राइस के ऊपर, 10 रुपीज़ के ऊपर। यहाँ पर क्या है, 5 + 0 = 5 यूनिट्स। तो यहाँ से मैं ये पता चला कि ये आपकी जो डिफरेंट सेलर्स की इंडिविजुअल सप्लाई थी, उसको जब हमने सम अप किया, उसको कलेक्टिवली हमने लिया, तो वो आपकी बन जाती है मार्केट क्वांटिटी सप्लाई। अब ये जो हमारे पास टेबल यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, यहाँ पर आप इन दोनों सेलर्स की इंडिविजुअल सप्लाई को आप इग्नोर करते हुए जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर जो वैल्यूज़ लेंगे, प्राइस की ये वैल्यूज़ लेंगे और मार्केट सप्लाई की ये वैल्यूज़ लेते हुए ही आप इसको जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और सेम डायग्राम ही ड्रॉ होगा जो हमने इंडिविजुअल सप्लाई के लिए ड्रॉ किया था। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर आप जो है मार्केट क्वांटिटी सप्लाई ले रहे हैं, वहाँ पे हमने इंडिविजुअल क्वांटिटी सप्लाई ली थी। तो टेबल को डायग्राम को ड्रॉ करते टाइम आपने इंडिविजुअल जो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटीज़ हैं उनको इग्नोर करना है और इन वैल्यूज़ को लेते हुए आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। और ये आपकी असाइनमेंट भी है कि इसको आपने जो इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई है उसका डायग्राम ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप करना है, ताकि ये मुझे आइडिया हो जाए कि आपको ये टेबल समझ आया है और आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कंबाइन कर देंगे इन दोनों फोर्सेस को कि ये किस तरह से फिर जॉइंट परफॉर्म करती हैं मार्केट में आपके सेलर और बायर दोनों को कंपनसेट करने के हवाले से। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।